A very good morning, students. Today's topic is नरेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों. आपके 8th स्टैंडर्ड से ये टॉपिक आना स्टार्ट हो जाता है और सभी बोर्ड की परीक्षाओं में ये टॉपिक आता है. आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. यहाँ तक कि आपका बहुत ही फेमस कंपटीशन है प्यारे बच्चों, CGL. उसमें ये 25 मार्क्स का आता है. तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक जो है इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपने सारे के सारे वीडियो लेक्चर अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको इस टॉपिक पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो एक एक पॉइंट को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना है. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम ये समझते हैं कि नरेशन होता क्या है. नरेशन, कथन, मतलब एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है. जैसे मान लो मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर हैं. जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी बातें प्यारे बच्चों जब आप घर जा कर के अपने शब्दों में अपने मम्मी पापा को बताते हैं या अपने मित्रों को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है. और जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ये सारी बातें डायरेक्ट है. जब स्पीकर और लिसनर आमने सामने होते हैं तो मतलब उनके बीच में डायरेक्ट बातें होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं. और जब उन्हीं बातों को सुनने वाला किसी थर्ड पर्सन को जाकर के बताता है, अप्रत्यक्ष रूप से बताता है, अपने शब्दों में बताता है, तो वो बातें इनडायरेक्ट कहलाती हैं. तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं यही हमें सीखना होता है, राइट. तो नरेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों आमने सामने होते हैं प्यारे बच्चों. दूसरी बात मैंने आपको बताई इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब लिसनर नरेट्स द स्पीकर्स स्पीच इन हिज ओन वर्ड्स. जो सुनने वाला है वो अपने शब्दों में वक्ता की बातों को व्याख्यात करता है. जब किसी थर्ड पर्सन को बताता है कि आज मुझे ये चीज़ फला फला व्यक्ति के द्वारा बताई गई और अपने शब्दों में बताता है तो वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ तक समझ में आ गया. अब आइए हम एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल देखते हैं. द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम wrote me a letter yesterday, full stop, inverted comma, clause. अब प्यारे बच्चों ये देखते हैं कि इस डायरेक्ट स्पीच में किस किस को क्या क्या कहा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टर्म्स आपको याद रखनी है क्योंकि बार बार इन टर्म्स का प्रयोग होगा, राइट. जैसे ये हिस्सा है, इस कोमा से लेकर के जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, द टीचर सेड टू मी, यहां तक. आइए पहले इसको देखते हैं. इसमें जो आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है जिसे हम रिपोर्टर कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं. जैसे यहां पर द टीचर जो है वो रिपोर्टर है, बात कर रहा है, स्पीकर है, बोलने वाला है. ये सब्जेक्ट है, करता है. इसके बाद आगे का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है सेड टू, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है. प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब. इस शब्द का प्रयोग बहुत बार बार होगा इस टॉपिक के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना. ये सेड टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है. अब इसके बाद आप आगे और देख रहे हो मी लिखा हुआ है. ये कौन है? ये लिसनर है. ये स्पीकर, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब और ये लिसनर, या आप यूं कह सकते हैं ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. गॉट इट. तो इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं और ये हमारा मतलब इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट.
ठीक, ये ऑप्शनल होता है, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में ये मिलेगा और बहुत सारे में नहीं भी मिलेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है। जहाँ मिले तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ ना मिले तो वहाँ हम सोचेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब जरूर मिलेगी प्यारे बच्चों। स्पीकर भी मिलेगा और रिपोर्टिंग वर्ब भी मिलेगी। ये दो एसेंशियल पार्ट हैं इस कोमा से पहले। अब आइए आगे सीखते हैं। अब ये जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, जो कि इन्वर्टेड कोमा में बंद है, यही तो रिपोर्टेड स्पीच है। मतलब इस स्पीकर के द्वारा जो बोला गया, जो स्पीच है, जो नरेशन है, वो ये पार्ट है। गॉट इट? राम रोट मी अ लेटर यस्टरडे, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है। आप डायरेक्ट स्पीच को ऐसे भी पहचान सकते हैं जहां पर आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा में अगर कोई भी स्पीच बंद मिले तो समझो वो आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट स्पीच रहेगा। ये बात आपको यहां से बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो हमने एक एक चीज को समझ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। फिर हमने समझ लिया कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बाद का जो हिस्सा है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, बार बार रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों शब्दों का प्रयोग होगा, इन दोनों टर्म्स का प्रयोग होगा। आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब, अच्छा कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा वो जो इन्वर्टेड कोमा में बंद था उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रखा है प्यारे बच्चों। कैसे कर रखा है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देखिए कि जब हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट किया तो क्या क्या परिवर्तन आया, ऐसे कौन कौन से चेंजेस आते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाते हैं। देखिए, द टीचर, कोई चेंज नहीं, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आया। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, यहां आकर के बदल गई प्यारे बच्चों, टोल्ड हो गया, एक परिवर्तन, नोट करते जाना। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट मी, यूं का यूं लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद हमने कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया है, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, एक परिवर्तन और आ गया, एक, दो। राम रोट, रोट की जगह मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों हैड रिटर्न, तीसरा परिवर्तन आ गया। मी की जगह मैंने लिखा हिम, चौथा परिवर्तन आ गया। अ लेटर यूं का यूं लिखा है, यस्टरडे द प्रीवियस डे, पांचवा चेंज आ गया। यानी प्यारे बच्चों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मुख्यतः यही 5 परिवर्तन आते हैं, ठीक। अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला परिवर्तन जो है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में है। दूसरा जो परिवर्तन है वो हमने चेंज किया कोमा और इन्वर्टेड कोमा को। तीसरा जो परिवर्तन हमने किया है वो परिवर्तन हमने किया है टेंस। चौथा जो परिवर्तन किया है वो हमने किया है पर्सनल प्रोनाउन में। और पांचवा जो चेंज किया है वो किया है हमें एडवर्ब में। एडवर्ब में भी हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउन में भी हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव में भी हो सकता है। यानी
जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं वो हमारे एडवर्ब हो सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 5 मुख्यतः चेंज होते हैं। इन 5 बातों पर हमें कंसंट्रेट करना होता है। ये जो पहली 2 बातें होती हैं प्यारे बच्चों, 1 और 2, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करना और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाना। ये रिपोर्टेड जो स्पीच आपका दे रखा है ये कैसा है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है प्यारे बच्चों, वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, मतलब सकारात्मक वाक्य हो सकता है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, राइट। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, ये मिक्स सेंटेंस हो सकता है, ये कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक सेंटेंस है और ये डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 चीजें हैं जिनको हम बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये सेट टू और ये इन्वर्टेड कोमा, ये डिपेंड करती है प्यारे बच्चों कि आपका वाक्य कैसा है, आपका ये रिपोर्टेड स्पीच कैसा है। यानी ये अलग अलग सेंटेंसेस की अलग अलग हिसाब से बदलेगी, ठीक है। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे प्यारे बच्चों, तो हम आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाएंगे। जब हम आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे तब बताएंगे आपको, क्योंकि ये सेंटेंस स्पेसिफिक हैं, ये कॉमन नहीं है। जैसा सेंटेंस होगा ये उसी हिसाब से अपना रूप बदल लेंगे, गॉट इट। लेकिन जो हमारा थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, टेंस, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जो हमारा एडवर्ब या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये हर सेंटेंस में, चाहे वो कौन सा ही सेंटेंस क्यों ना हो, इनके बदलने के कॉमन नियम है, जनरल रूल है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को आगे सीखें, तो आइए सबसे पहले हम जनरल रूल की बात कर लेते हैं। ये तो स्पेसिफिक रूल में आएंगे दोनों, रिपोर्टिंग वर्ब और कोमा इन्वर्टेड कोमा। जैसा रिपोर्टेड स्पीच उसी हिसाब से बदल जाएंगे। लेकिन ये टेंस, पर्सनल प्रोनाउन, एडवर्ब, ये जो चीजें हैं ये आपकी हर प्रकार के सेंटेंस में काम आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि टेंस का बदलाव कहां होगा, कब होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये टेंस से रिलेटेड, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड और एडवर्ब और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड, ये जो 3 पॉइंट आप 3rd, 4th और 5th देख रहे हैं, इनसे रिलेटेड 3 टेबल हैं आपकी। अगर ये तीनों टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई और आपने इनको अच्छे से देख लिया और ध्यान में इनको, मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, अगर आपने इनको सीख लिया, ठीक है, तो फिर किसी भी प्रकार की डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करने में आपको पूरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गॉट इट। तो आइए चलते हैं टेंस की उस टेबल के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने बताया था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा टेंस को चेंज करने का पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी सेंटेंसेस के लिए कॉमन रहेगा। तो टेंस को चेंज करने के क्या क्या नियम हैं, बड़े ध्यान से देखो, बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों देखो कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टेंस चेंज होगा भी या नहीं होगा। यदि होगा तो क्या शर्तें रहेंगी और यदि नहीं होगा तो क्या रहेंगी। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं,
यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आप समझते हैं ना, वो सेट टू, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, मतलब वो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी से है, सेज है, से टू है या सेज टू है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ यहां पर एस लगा रखा है, ये अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर एस लगा रखा है। से या से टू, सेज या से टू। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, मतलब विल से, शैल से, इन दोनों में से है, यानी वो सेट टू नहीं है, वो ये है, तो प्यारे बच्चों टेंस नहीं बदलेगा, नो चेंज। एक कंडीशन तो ये आ गई, एक शर्त ये आ गई, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच वो जो इन्वर्टेड कोमा में है उसका टेंस नहीं बदलेंगे। गॉट इट? अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस मतलब सेड या सेड टू, जैसे वहां पर थी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कोमा में बंद था, अगर उसमें कोई हैबिट है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब है, कोई मैथमेटिकल ट्रुथ है, कोई मॉरल वैल्यू की बात है, कोई साइंटिफिक ट्रुथ है, तो भी टेंस नहीं बदलेंगे। यानी इतनी सारी बातें अगर रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं प्यारे बच्चों, तो टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हैबिट का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, अब ये मेरी हैबिट है। अगर ये इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है तो मुझे इसका टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है प्यारे बच्चों? सार्वभौमिक सत्य, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो बात सत्य होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। हैबिट क्या होती है? आदत। ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रूथ की बात कर सकते हैं, जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जैसे भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ये क्या है? ये हमारा हिस्टोरिकल ट्रूथ है। कोई भी जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्ट है, तथ्य हैं जो हमारे, वो भी उनका टेंस भी नहीं बदलता है। कोई प्रोवर्ब है मान लो प्यारे बच्चों, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, वहां भी टेंस नहीं बदलेगा। कोई मैथमेटिकल ट्रूथ है, जैसे 2 and 2 make 4, राइट, 2 and 2 make 4। बहुत सारी बुक्स में प्यारे बच्चों आपको मेक्स लिखा मिलेगा, ये भी एक मिस्ट्री है, ये भी मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। जो मैथमेटिक्स की बुक्स होंगी वहां पर आपको मेक्स मिलेगा, लेकिन जो लिटरेचर की आपकी किताबें होंगी, लिटरेरी बुक्स होंगी, वहां पर आपको मेक मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लिटरेचर ये कहता है चाहे दो आइडेंटिकल आपकी एंटिटीज हों, एक जैसी हों चाहे दो, अगर दोनों एंड के साथ जुड़ी हुई हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, वो एक वचन नहीं रहती, वो बहुवचन बन जाती है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं करते। लेकिन मैथमेटिक्स वाले ऐसा नहीं मानते हैं, वो इसको एक एंटिटी ही मानते हैं, इसीलिए वो इसके साथ एस लगा देते हैं। लेकिन लिटरेचर में नहीं लगाना, आपको इंग्लिश की ग्रामर में नहीं लगानी है। गॉट इट? मॉरल वैल्यू की बात आती है, जैसे डू गुड हैव गुड, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये सभी के सभी क्या हैं? मॉरल वैल्यू की बातें हैं, इनका टेंस भी नहीं बदलता। कोई साइंटिफिक
ट्रुथ की बात आ जाती है प्यारे बच्चों, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये क्या है? ये साइंटिफिक ट्रुथ है, इसका टेंस भी नहीं बदलेगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये चीजें आपको नजर आती हैं, हैबिट नजर आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ नजर आती है, हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आपको नजर आता है, प्रोवर्ब आती है, मैथमेटिकल ट्रूथ आता है, मोरल वैल्यू की बात आती है, साइंटिफिक ट्रूथ की बात आती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। गॉट इट? फिर कब सोचेंगे? फिर टेंस कब बदलेंगे प्यारे बच्चों? टेंस तब बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में तो होगी। ये सारी बातें नहीं होंगी रिपोर्टेड स्पीच में। यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच इनके अलावा अगर और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो यानी होती है, उनमें टेंस बदलेगा, ठीक है। अब टेंस कैसे बदलेगा इसको समझ लीजिए। ये जो टेबल है बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और इसको ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगती, बिल्कुल भी नहीं है। नरेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंट की चीज को पास्ट में बदल देना, बस यही एक रूल है। बाकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है प्रेजेंट टेंस की, वो आपको टेंसेस में आपको पढ़ाई जाती है, आपको पता होती है। प्रेजेंट यूं का यूं पास्ट में चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या एस लगता है या ईएस लगता है। डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये झोल है, इसको थोड़ा सा याद रखें कि उसका सिंपल सेंटेंस और उसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उनका चेंज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, राइट। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती यहां पर। लेकिन यदि आपका प्रेजेंट टेंस का वाक्य नेगेटिव है, डू और डज और नॉट, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फिर यहां भी डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। आपके इंट्रोगेटिव में नहीं लगती प्यारे बच्चों। ये बात ध्यान में रखनी है कि इंट्रोगेटिव वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आपको सिर्फ नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे वहीं पर आपको डिड का प्रयोग करना है। जो इंट्रोगेटिव और सिंपल होंगे उनको सिर्फ वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। बस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही तो पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसको हमने बदल दिया वाज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। यानी इज, एम, आर चेंज हो गया वाज, वर में। थर्ड पॉइंट है हैज और हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसको बदल दिया पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसमें क्या होता है? हैज और हैव, उसके साथ बीन लगा हुआ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। बस आप ये याद रखिए कि हैज और हैव वो किस में बदल जाता है? हैड में बदल जाता है। सिंपल है, सो सिंपल। यानी पूरा प्रेजेंट उठा करके हमने पास्ट में बदल दिया, राइट। अब पास्ट की बारी आ जाती है कि पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलें। ये जो पास्ट इंडेफिनिट है प्यारे बच्चों, एक छोड़कर एक में बदला जाता है। बहुत आसान तरीका याद रखने का। यानी पास्ट इंडेफिनिट को बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट में बदल दो, यानी एक छोड़ के एक। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट का प्रयोग पास्ट में ही रहेगा, पास्ट को हम किसी और टेंस में चेंज नहीं करेंगे। पहले दोनों जो हैं वो अपने नीचे वाले दोनों भाई बंधुओं के साथ में ही परिवर्तन कर लेते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट के साथ कर लेता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है। ये प्रेजेंट और पास्ट की हिस्ट्री आपको समझ में आ गई कि कैसे बदलते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस या मॉडल्स। प्यारे बच्चों, फ्यूचर टेंस में तो विल और शैल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल होता है, कॉन्टिन्यूअस में विल भी और शैल भी होता है, परफेक्ट में विल है और शैल हैव होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है। आपको
हैव बीन वगैरह वगैरह उनको सबको भूल जाइए, बस विल और शैल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। विल और शैल को वुड और शुड के अंदर चेंज कर देते हैं। आजकल मॉडर्न आपकी इंग्लिश ग्रामर है प्यारे बच्चों, उसमें तो विल और शैल दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, उसको वुड में ही चेंज करते हैं, शुड में बदलते भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं विल को वुड में और शैल को शुड में आप चेंज कर देते हो तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, अनग्रामेटिकल नहीं है, ठीक है। बाकी आप ये ध्यान रखना, विल हैव या शैल हैव अगर आपको मिले तो वहां पर वुड हैव और शुड हैव होगा, उस हैव को हैड में मत बदल देना। कभी आप ये सोचो कि हैज और हैव को तो हैड में बदलना है, यहां पर भी विल हैव और शैल हैव को भी हैड में बदल देते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, विल और शैल के साथ अगर हैव लगा हुआ है तो विल और शैल ही परिवर्तित होंगे, उसके साथ लगा हुआ हैव बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। कैन को कुड में, बी को माइट में, मस्ट को हैड टू या मस्ट भी रख देते हैं बहुत बार। गॉट इट। तो ये था जो हमारा टेबल नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। गॉट इट। आइए अब टेबल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने टेबल 1 को डिस्कस कर लिया है कि कैसे कैसे हम टेंस को बदलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में क्या डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों? चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन, यानी जो हमारे व्यक्तिगत सर्वनाम होते हैं प्यारे बच्चों, हम उसको भी बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? बदलने का फार्मूला हमारा ये रहेगा, आइए समझते हैं इसको। देखिए, एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। एन का मतलब क्या है? नो चेंज। 1 2 3, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। प्यारे बच्चों, ये देखिए, जो प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस होता है वो ये होता है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। और इसके बाद जो बच गया प्यारे बच्चों, वो सारा का सारा क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन के अंदर आपके ये प्रोनाउन तो आते ही आते हैं, साथ में नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो सारे के सारे भी इसके अंदर ही आते हैं। अब देखिए, यहां पर ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ये पॉजेसिव केस है, माई, माइन, और, अर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स। ये पॉजेसिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। हमें क्या ध्यान रखना है कि ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को प्यारे बच्चों हमने चेंज करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बात आती है सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी वो सेड टू, अगर आपको याद रहे तो वो सेड, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है उसका अपना ऑब्जेक्ट भी होता है। तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है, ये फर्स्ट पर्सन कहां ढूंढना है? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब वो जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, वो जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच है। उसके अंदर जितने भी आपको फर्स्ट पर्सन मिलते हैं, सेकेंड पर्सन मिलते हैं और थर्ड पर्सन मिलते हैं, उनके बारे में सोचना होता है। तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे, सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे, और थर्ड पर्सन में प्यारे बच्चों कोई बदलाव नहीं आता। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पर्सन ही ढूंढेंगे और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को ही हमें बदलना है। गॉट इट? ये हमारी टेबल नंबर 2 है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों तीसरे पॉइंट की, उसमें जो कि उसमें 5th पॉइंट था हमारा। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट तो मैंने बताया था कि सेंटेंस स्पेसिफिक होते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा टेंसेस का था, फोर्थ जो पॉइंट था
वो हमारा चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन का है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारी टेबल नंबर 3 से आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारे एडवर्ब्स हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। हम इनको भी बदलते हैं प्यारे बच्चों। जैसे दिस को हमने दैट में बदल दिया, यानी नजदीक की। अब यहां पर दिस जो है वो एज ए किसी सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकता है और वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है। मतलब कोई सेंटेंस आपको ऐसे भी मिल सकता है, दिस इज अ बुक, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस बुक इज माइन, ऐसे भी मिल सकता है आपको रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दिस को किस में बदलना है? दैट में बदलना है। दीज को किस में बदलना है? दोज में बदलना है। ये क्या है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर को किस में बदलना है? देयर में बदलना है। ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हिदर। इधर क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों इधर का? इधर। और ये उधर। गॉट इट? हैंस, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, हैंस, और इसको बदलते हैं देंस में बदलते हैं। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है प्यारे बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। अगो, इसको बिफोर में चेंज कर देते हैं। नाउ, ये एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट है, इसको हम देन में चेंज कर देते हैं। कम को गो में चेंज कर देते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कम हेयर, गो देयर, वहां बदलना है। वैसे एज ए मेन वर्ब कहीं और आ रही हो तो वहां पे चेंज मत कर देना। 10 सो, टुडे, ये जितने भी हैं, टुडे, टुनाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, लास्ट डे, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। और इनको बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं प्यारे बच्चों, टुनाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। और फिर अगर द नेक्स्ट डे आ जाए तो द फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं। यस्टरडे अगर आ जाता है तो द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। और लास्ट के साथ अगर कोई भी शब्द जुड़ा हुआ होता है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, बस लास्ट को बदल दो द प्रीवियस में और उसके साथ में डे, वीक, मंथ जो भी आपको दे रखा हो उसको लगा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये तीनों की तीनों टेबल जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद करनी है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है और कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये सेंटेंस स्पेसिफिक होते हैं। ये जैसे जैसे जिस रिपोर्टेड स्पीच के, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंपेरेटिव की बात करते हैं, या जैसा हमारा सेंटेंस होगा हम उसके हिसाब से इनको बदलते जाएंगे। ठीक है? तो कल से हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस और उसको चेंज कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस उसको कैसे चेंज करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और आपको बड़े ध्यान से, अगर आपने ये तीनों टेबल्स अच्छे से याद कर ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।